Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we'll discuss about NCERT class number 12, chapter number 4 moving charge and magnetism. तो स्टूडेंट अभी तक जो हमने वीडियो लेक्चर किए उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ा, फिर मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ा। मैग्नेटिक फोर्स किसके ऊपर? तो फर्स्ट मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा, फिर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर या तो करंट कैरिंग वायर के ऊपर का फोर्स पढ़ा, फिर टू पैरेलल वायर हो करंट कैरिंग वायर तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा वो हमने डिस्कस किया। फिर हमने एक लूप लिया तो लूप को हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तब उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क के बारे में डिस्कस किया। तो स्टूडेंट जब कोई करंट कैरिंग लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है। ओके, टॉर्क लगता है तो उसके वजह से वो डिफ्लेक्शन दिखाता है, मतलब वो रोटेट होता है। तो बस वही फिनोमिना का यूज़ करके हम क्या करने वाले, एक डिवाइस बनाने वाले, एक इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले जिसका नेम है गैल्वेनोमीटर। ओके, तो ये गैल्वेनोमीटर का वर्क क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल जितने भी हम सर्किट पढ़ने वाले हैं और एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसके अंदर हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ करेंगे। तो मोस्ट ऑफ उसका यूज़ होता है डिटेक्ट करने का। किसको डिटेक्ट करना है? तो कि करंट को डिटेक्ट करने के लिए कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, कोई सर्किट के पार्ट के अंदर करंट है कि नहीं है, तो वो डिटेक्ट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट गैल्वेनोमीटर का यूज़ हमें पता चल गया कि करंट को डिटेक्ट करने के लिए और मेजर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब स्मॉल अमाउंट का करंट होगा तब। ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस होता है गैल्वेनोमीटर। और दूसरा कि करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर वो भी हमें गैल्वेनोमीटर से पता चल रहा है। ओके स्टूडेंट, तो हमें यूजेस पता चल गए कि गैल्वेनोमीटर से हम क्या कर सकते हैं, कोई सर्किट के अंदर का करंट की डायरेक्शन डिटेक्ट कर सकते हैं, क्यू डायरेक्शन डिटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट गैल्वेनोमीटर के अंदर कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, ये गैल्वेनोमीटर है जिसके अंदर बीच में जी लिखा होगा और एक रेड कलर का पॉइंटर होगा और दोनों साइड स्केल होगा। ये जो स्केल है उसमें दोनों साइड है, बीच में नल पॉइंट मतलब जीरो है, और इस साइड भी स्केल होगा, इस साइड भी स्केल होगा, मतलब दोनों साइड डिवीजन होगा। ओके, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट होगा इस डायरेक्शन में पॉइंटर आपको डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो ये गैल्वेनोमीटर का वर्क हुआ और यूजेस है। ओके, तो गैल्वेनोमीटर कितने टाइप्स के होते हैं, हमें वर्क और वर्क पढ़ना है तो पहले तो गैल्वेनोमीटर के टाइप कितने यूज़ तो पता चल गया कि चलो करंट को मेजर करता है, करंट को डिटेक्ट करता है, करंट के डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है, लेकिन उसके टाइप कितने हैं जो हम लेबोरेटरी के अंदर यूज़ करते हैं गैल्वेनोमीटर। हमारी लेबोरेटरी के अंदर हम जो प्रैक्टिकल लैब के अंदर यूज़ करने वाले हैं गैल्वेनोमीटर, तो उसका टाइप कौन सा है वो हमें पहले समझना पड़ेगा। तो स्टूडेंट गैल्वेनोमीटर को मोस्ट ऑफली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर और अनदर है वो मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। ओके, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर में क्या होता है तो कि मैग्नेट रोटेट होता है, मैग्नेट मूव करता है और कोइल स्टेशनरी रहते हैं उस केस में। और जब मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर की बात करें तो मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर के अंदर कोइल रोटेट होता है, जो हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोइल रखा था रेक्टेंगुलर कोइल, तो सिमिलर वैसे ही गैल्वेनोमीटर के अंदर भी रेक्टेंगुलर कोइल होता है जो कॉपर से बनाया जाता है, कंडक्टिंग वायर से बनाया जाता है। ओके, तो उस मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर टॉर्क लगता है तब वो रोटेट होता है, उसके वजह से डिफ्लेक्शन दिखाते हैं और डिफ्लेक्शन के ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट ले सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर में भी 2 टाइप्स है। एक होता है सस्पेंडेड कोइल गैल्वेनोमीटर और दूसरा होता है पाइवोटेड कोइल गैल्वेनोमीटर। तो स्टूडेंट सस्पेंडेड कोइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो मतलब में जो रिजिड सपोर्ट के साथ, ऐसे रिजिड सपोर्ट हो उसके साथ कोई एक वायर लगाया जाता है, उसके ऊपर मिरर होता है और नीचे कोइल्स होते हैं। ओके, तो ऐसे टाइप के जो गैल्वेनोमीटर होते हैं उसको बोला जाता है सस्पेंडेड कोइल गैल्वेनोमीटर। ओके, और ये मिरर डिफ्लेक्शन के ऊपर, ओके, मिरर के रिफ्लेक्शन के ऊपर ये यूज़ होता है और उसका मेजरमेंट होता है। ओके, ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फॉर इंफॉर्मेशन के लिए हम इसको पढ़ सकते हैं। ओके, फिर पाइवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर जो मोस्ट ऑफ यूज़ होते हैं लेबोरेटरी के अंदर। पाइवोटेड मतलब कोई फिक्स एक्सिस के ऊपर, ये मान लो कि इस एक्सिस के ऊपर कोइल को और स्प्रिंग को रखा जाता है और इसके ऊपर रोटेट होते हैं कोइल, तो इस टाइप के गैल्वेनोमीटर को बोला जाता है मूविंग कोइल पाइवोटेड, मतलब पाइवोटेड कोइल गैल्वेनोमीटर है। ओके, इसमें जो पाइवोटेड मतलब कोई फिक्स एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे एक्सिस बनाई गई है जिसके ऊपर कोइल को रखा जाता है और कोइल उसके ऊपर रोटेट होती है, तो उस टाइप के गैल्वेनोमीटर को बोला जाता है पाइवोटेड। और नॉर्मली लेबोरेटरी के अंदर जो हम यूज़ करते हैं गैल्वेनोमीटर वो कौन से होते हैं, पाइवोटेड टाइप के गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलो अभी ये गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होगा, ऊपर से तो हमें बॉक्स दिख रहा है, ये पूरा बॉक्स दिख रहा है ना येलो कलर का, लेकिन अंदर इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, फिर इसका वर्किंग क्या होगा, ओके, वो समझते हैं और इसकी सेंसिटिविटी को समझते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप नोट कर लो गैल्वेनोमीटर के टाइप्स, गैल्वेनोमीटर क्या है वो नोट कर लो। ओके, फिर हम उसके वर्किंग और कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ओके स्टूडेंट,
अभी गैल्वेनोमीटर का वर्किंग और कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो स्टूडेंट मैंने एक यहाँ पे डायग्राम बनाया है और डायग्राम गैल्वेनोमीटर के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका है, जिसके अंदर 2 परमानेंट मैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं। तो मैग्नेट की रिक्वायरमेंट क्यों आई? तो कि इसके अंदर हमने ये जो मैं यहाँ पे लाइन दिखा रहा हूँ, ये जो लाइन है वो आपकी कोइल है। ये कोइल के ऊपर आपको क्या कराना है, कोइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है और उसके ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस कराना है। अभी टॉर्क लगेगा और नीचे एक स्प्रिंग रखी है, तो टॉर्क लगने से ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। ये स्प्रिंग सॉरी ये अपनी जो कोइल है, ये कोइल आपकी क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। नीचे स्प्रिंग के साथ अटैच है, पाइवोटेड है, नीचे एक एक्सिस के ऊपर वो अटैच हुआ है, तो वहाँ पे वो फ्रीली रोटेट कर सकते हैं वैसे। तो ये कोइल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स लगेगा, उस फोर्स के वजह से ये डिफ्लेक्ट करेगा, नीचे स्प्रिंग के अंदर टर्न्स क्रिएट होंगे और वो रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पॉइंटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखने के लिए जो मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई वो रेडियल दिखाई। तो रेडियल के पीछे का, रेडियल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पीछे का रीज़न क्या है? तो देखो कि यहाँ पे जो अपने पास मैग्नेट है उसका शेप कॉनकेव बना दिया है। कॉनकेव बनाने से क्या होगा, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलेगी वो कहाँ पे होनी चाहिए, फोकस होनी चाहिए। तो फोकस करवाने के लिए यहाँ पे जो मैग्नेट है उसका शेप कॉनकेव रखा गया। कॉनकेव रखने से क्या होगा, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी वो कोइल के ऊपर फोकस होगी, मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोइल को मिलनी चाहिए, इसलिए इसका शेप कैसा रखा गया है, कॉनकेव रखा गया है। ओके, अभी देखो कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है और साउथ पोल में एंटर हो रही है, और ये जो दिख रहा है सिलेंडर जैसा, ये सर्कल जो है वो सिलेंडर होता है। ओके, ऐसा सिलेंडर होता है और जिसके अंदर पूरी अरेंजमेंट होती है। ओके, ऐसे कोइल आपको ऊपर से सिर्फ ये लाइन दिखेगी, ये टर्न्स के फॉर्म में ये कोइल, और नीचे स्प्रिंग होती है इससे, और ये पाइवोटेड है। ओके, ये अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है। तो स्टूडेंट आपको ऊपर से सिर्फ ऐसे टर्न्स दिखेगी, ये रेक्टेंगुलर कोइल ही है, और ये साइड में जो दिख रहा है ये क्या होता है, ये एक आपका सिलेंडर होता है। वो सिलेंडर सॉफ्ट आयरन का बनाया जाता है। तो सॉफ्ट आयरन ही क्यों लिया गया, तो कि सॉफ्ट आयरन गुड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है ये मैग्नेट से, वो सबको अलाउ करते हैं। ओके, मतलब मैं यहाँ पे वेस्टेज नहीं जाने देगा, कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है वो वेस्ट नहीं हो, सभी के सभी वहाँ पे कोइल को मिले, इसलिए वहाँ पे सिलेंडर यूज़ किया। और सिलेंडर कैसा लिया है, सॉफ्ट आयरन का। और आयरन की जो प्रॉपर्टी होती है, सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टी वो मैग्नेटिक फील्ड को कैरी करने की होती है। जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे दिख रही है सब वो कैरी करेगा। तो उसके वजह से यहाँ पे क्या होगा, तो कि कोइल को मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। ओके, टॉर्क के वजह से नीचे जो स्प्रिंग लगाया है ये रोटेट होगा, नीचे स्प्रिंग रखा है इसे, तो स्प्रिंग के अंदर टर्न्स क्रिएट होंगे और वो रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा, और ये पूरा जो है पॉइंटर से कनेक्ट होता है, और पॉइंटर आपको डिफ्लेक्शन देगा, और आप स्केल के ऊपर मेजरमेंट ले सकते हो। क्लियर? अभी देखो कि यहाँ पे अरेंजमेंट इस तरह से किया गया होता है कि जो कोइल के ऊपर है ना, ऑलवेज मैक्सिमम टॉर्क लगे। तो मैक्सिमम टॉर्क लगने के लिए फॉर्मूला क्या अपने पास टॉर्क का, जो हमने रिसेंटली कोइल के ऊपर टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव किया था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के टर्म में, तो वो क्या था, तो कि टाउ वेक्टर इक्वल्स टू एम क्रॉस बी वेक्टर। ओके, टाउ वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, एम क्रॉस बी वेक्टर। तो टाउ इक्वल्स टू आप लिख सकते हो एम बी साइन थीटा। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। स्टूडेंट एम क्या था, एम था आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हमने लिखा था NIA। ओके, और यहाँ पे थीटा किसके बीच का एंगल है, तो थीटा है वो एंगल एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का, और दोनों ऐसे अरेंज किए गए कि सभी जगह पे वो परपेंडिकुलर ही रहे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर परपेंडिकुलर ही लगे कोइल के ऊपर, इसलिए यहाँ पे थीटा आपका 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तो साइन 90 आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1। तो उस केस में ये फॉर्मूला आपका बनेगा टाउ इक्वल्स टू NIAB। ओके, ये फॉर्मूला लगा। ओके, ये टॉर्क लगेगा इसके ऊपर, कौन सा टॉर्क, तो कि नेचुरल टॉर्क लगेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम कोइल रखते हैं तो नेचुरल टॉर्क कितना लगेगा, टाउ इक्वल्स टू NIAB, जितना नेचुरल टॉर्क लगता है, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी बोल सकते हैं। तो मैं इसको टाउ D से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है NIAB। ओके स्टूडेंट्स, अभी जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा उतना ही सामने रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, और जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, ओके, मतलब टाउ R रिस्टोरिंग टॉर्क, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन, कि जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट होगा। ओके, आप कोई चीज़ को रोटेट करते हो, स्प्रिंग को, या तो आप टॉय देखी होगी, जो टॉय को पीछे की तरफ खींचते, जितना ज़्यादा पीछे की तरफ खींचोगे उतना ज़्यादा वो आगे की तरफ जाएगा। तो उसके अंदर
क्या होता है, जितना ज़्यादा वो ट्विस्ट होगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क देगा। तो ये आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो कि टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, डिफ्लेक्शन। ये कौन सा टॉर्क है, तो कि ये टॉर्क है रिस्टोरिंग टॉर्क। ओके, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, जो नेचुरल टॉर्क लगा वो, और ये दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, सेम होते हैं। जितना ज़्यादा आप नेचुरल टॉर्क लगाओगे, मतलब मैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाऊँ, उतना ही रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट होगा। तो मतलब ये प्रोपोर्शनल रेट निकाल लेते हैं, कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे कांस्टेंट पुट कर देते हैं, टाउ आर इक्वल्स टू के फाई। ओके, ये के को बोला जाता है टोरिजन कांस्टेंट, और फाई है वो डिफ्लेक्शन है। ओके, और ये इक्वेशन को नंबर दे देते हैं 2 और इसको 1। ओके, तो दोनों जो टॉर्क होते हैं वो सेम अमाउंट के होते हैं। जितना ज़्यादा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा उतना ही सामने रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। तो स्टूडेंट दोनों को कंपेयर करें तो अपने पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट टाउ डिफ्लेक्टिंग इक्वल्स टू टाउ रिस्टोरिंग। तो स्टूडेंट टाउ रिफ्लेक्टिंग कितना है, डिफ्लेक्टिंग NIAB इक्वल्स टू के फाई। ओके, अभी स्टूडेंट यहाँ पे मैं फाई को सब्जेक्ट बना दूँ, चलो आई को सब्जेक्ट बना दूँ, तो देखो आई इक्वल्स टू क्या दिखेगा आपको, आई इक्वल्स टू आएगा आपके पास के अपॉन NAB इंटू फाई। और ये स्टूडेंट ये तो पूरा टर्म कांस्टेंट है, के टोरिजन कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ए एरिया है, बी मैग्नेटिक फील्ड। जो पहले फिक्स किया गया है वो चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो आई किसके साथ प्रोपोर्शनल हुआ, देखो इसको मैं जी ले लूँ, इसको पूरे को कांस्टेंट ले लूँ, गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट कैपिटल जी इक्वल्स टू के अपॉन NAB। तो आपका फॉर्मूला देखो आई, और ये कांस्टेंट है, तो आप लिख सकते हो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई, कि जितना ज़्यादा करंट आप कोइल के अंदर से पास कराओगे उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखेगा। मतलब में डिफ्लेक्शन जितना ज़्यादा दिख रहा है उसका मतलब है करंट ज़्यादा इसमें पास हो रहा है। मान लो कि हम करंट 30 मिली एम्पियर दे रहे हैं, 30 दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 30 उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो ये इस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है कि जितना ज़्यादा करंट आप इसमें से पास कराओगे कोइल में से उतना ज़्यादा सामने डिफ्लेक्शन दिखाएगा और आपको स्केल के ऊपर वो रीडिंग मिलेगा। क्लियर? तो ये है आपका आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई, इसके ऊपर ये पूरा वर्क करता है। ओके, टेक्स्ट बुक में आपको शॉर्ट में दिया है डायग्राम, ये वाला आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, टेक्स्ट बुक में ये सब चीज़ें डायरेक्टली आपको दिया है, तो आप उसको अच्छे से लर्न कीजिए, अच्छे से नोट करिए। ओके, इसके बाद हम न्यू कुछ सेंसिटिविटी की डिस्कस करते हैं इसमें। ओके स्टूडेंट, अब डिस्कस करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो स्टूडेंट गैल्वेनोमीटर के अंदर आप स्मॉल अमाउंट का करंट इनपुट करोगे, या तो आप गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आपको लार्ज दिखेगा जब स्मॉल अमाउंट का आप करंट इसमें पास करा रहे हो, तो उस टाइम पे के गैल्वेनोमीटर में लार्ज अमाउंट का आपको क्या दिखेगा, डिफ्लेक्शन दिखेगा। तो उस तरह के गैल्वेनोमीटर को बोलते हैं सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मान लो कि ये गैल्वेनोमीटर का स्केल है, ये 5, 10। ओके, ये 5 और ये 10, इसमें भी सिमिलर स्केल है 5, 10, ये 5 और ये 10। अभी दोनों में सेम अमाउंट का करंट, मान लो कि इसमें से हम 0.5 मिली एम्पियर, ओके, एकदम से स्मॉल अमाउंट का करंट इसमें से पास कर रहे हैं। तो पहले जो ए वाला जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन आपको दिखा रहा है कुछ 10 के ऊपर, ये जो पॉइंटर है आपको 10 के नियर अबाउट दिख रहा है। सेकंड वाले में आपको 5 के अंदर ही दिख रहा है। तो कौन सा गैल्वेनोमीटर आपका वेरी वेरी सेंसिटिव है, तो आप बोल सकते हो कि ए वाला जो गैल्वेनोमीटर है वो वेरी सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि ए वाला जो गैल्वेनोमीटर है, नंबर ए का जो गैल्वेनोमीटर है, उसमें आप स्मॉल अमाउंट का करंट इनपुट कर रहे हो और सामने डिफ्लेक्शन आपको लार्ज मिल रहा है। तो इस तरह के गैल्वेनोमीटर को बोला जाता है सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। क्लियर? तो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी 2 टाइप्स की होती है, एक तो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो पहले हम करंट सेंसिटिविटी की बात करते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी के लिए आपके पास फाई का फॉर्मूला अभी रिसेंटली हमने डिराइव किया। कौन सा था? फाई इक्वल्स टू हमने पुट किया था, एक इक्वेशन बनाया था। आई इक्वल्स टू कौन सा फॉर्मूला था? तो कि के बाई एन ए बी इंटू फाई, ये इक्वेशन था। चलो इसको वापस से रीअरेंज कर देते हैं। एन ए बी आई इक्वल्स टू के फाई। अभी स्टूडेंट यहाँ पे आप 5 बाई आई करोगे, 5 बाई आई इक्वल्स टू क्या आएगा? एन ए बी बाई के, एन ए बी बाई के। तो
ये वाले जो टर्म को बोला जाता है करंट सेंसिटिविटी, मतलब में पर यूनिट करंट देने से जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, कम अमाउंट पर यूनिट करंट इनपुट करने से जो डिफ्लेक्शन शो होता है उसको ही करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। फाई बाई आई है उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी बोला जाता है। ओके क्लियर। अभी करंट सेंसिटिविटी इसको मैं आई एस से डिनोट करूँ, करंट सेंसिटिविटी है तो किसके ऊपर प्रोपोर्शनलिटी है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर आई एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, आई एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी और आई एस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल के। तो मुझे करंट सेंसिटिविटी कोई गैल्वेनोमीटर में बढ़ाना है तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकता हूँ, उसका एरिया बढ़ा सकता हूँ, जो कोयल हम यूज़ करें रेक्टेंगुलर कोयल जो यूज़ करें उसका एरिया बढ़ा सकते हैं, या तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमने रखा है वो मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, मैग्नीट्यूड को बढ़ा सकते हैं। दूसरा के है, तो के मतलब क्या है, टोरिजिनल कांस्टेंट है, तो टोरिजिनल कांस्टेंट को आप डिक्रीज करो तो सामने करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो टोरिजिनल कांस्टेंट इंक्रीज करने के लिए जो यहाँ पे वायर यूज़ होते हैं वो फॉस्फोरस ब्रोंज के वायर हम यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये करंट सेंसिटिविटी हुआ। क्लियर। तो टर्न्स बढ़ने से आपको एग्जाम्पल में 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि टर्न्स डबल होगा तो करंट सेंसिटिविटी क्या होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट सेंसिटिविटी भी सामने इंक्रीज होगी। क्लियर दिख रहा है। ओके, मतलब में n इक्वल्स टू 2n हो रहा है तो आई एस इक्वल्स टू क्या होगा, 2IS होगा। क्लियर। सिमिलर वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें तो हमें पता ओम्स लॉ V इजिकल टू IR, तो I इजिकल टू V/R। तो यहाँ पे मैं I की जगह पे वैल्यू पुट करूँ तो 5/V/R, क्योंकि I इक्वल्स टू क्या, V/R है, इक्वल्स टू NAB/K। मुझे 5/V लाना है तो 5/V इक्वल्स टू, ये न्यूमरेटर का न्यूमरेटर कहा जाता है डिनोमीटर में, और डिनोमीटर से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो NAB/K इंटू 1/R ये होगा। तो यही टर्म को क्या बोला जाता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ओके, इसको VS से भी डिनोट कर सकते हैं, VS इक्वल्स टू NAB/K इंटू 1/R। तो सामने देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी NAB और K पे डिपेंडेंट है, लेकिन उसमें R भी आ रहा है। देखो कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो सामने वोल्टेज सेंसिटिविटी तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली वो बैलेंस हो जाएगा। समझ रहे हो कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे, टर्न्स बढ़ेगा मतलब लेंथ बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि हमें पता है R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और डिनोमीटर में, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी वही रहेगी, मतलब वो कांस्टेंट रहेगी। क्लियर। तो कोई भी गैल्वेनोमीटर यूज़ करो उसके अंदर सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड आप इंक्रीज करोगे तो सामने करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। लेकिन ये वाले केस में आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने जाओगे तो सामने रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ओके, उसके सिमिलर n बढ़ेंगे तो सामने R भी बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स 2n हुए तो सामने रेजिस्टेंस भी 2R हो जाए, 2 कट करोगे तो सामने वोल्टेज सेंसिटिविटी तो सिमिलर रहेगी। क्लियर। तो ये गैल्वेनोमीटर का अरेंजमेंट था, वर्किंग था। ओके, फिर सेंसिटिविटी का डिस्कशन किया हमने। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं तो गैल्वेनोमीटर के एज हम एमीटर यूज़ कर सकते हैं और गैल्वेनोमीटर के एज वोल्टमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू।